अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे, सही सलामत होंगे। आज जो मेरा मुद्दा है, आज बात करने वाला हूं इलेक्शन 2024 को लेकर। बात आज इलेक्शन 2024 को लेकर करने वाला हूं, जिसमें दो बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर की या भारत की दावा कर। नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण लाइव जो है बीच में कट हो जाता है। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दो पार्टियों के बारे में बात करने वाला हूं और ओपन लाइव ओपिनियन जो लोग हैं उनसे लेने वाला हूं। शेख जफरुल्लाह 26 को लेकर, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां भारत की, जो जिसमें एक तरफ से भाजपा है और दूसरी तरफ से कांग्रेस है, जो दावा कर रही है कि 400 पार सीटें जो है हम लेंगे और सरकार जो बनाएंगे मोहम्मद से बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे आज जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, इंडिया अलायंस के सपोर्टर हैं, दोनों तरफ से कोशिश करेंगे हम लोगों से ओपिनियन लेने की। और जो लोगों के अंदर जज्बात है उनको जानने की कोशिश करेंगे हम। तो फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर लाइव में जुड़ेंगे उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ में ये जानने की कोशिश हम करेंगे जरूर कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान में किसकी सरकार जो है आने वाले टाइम में लोग देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम जो डीडीसी मड़वा है, शेख जफरुल्लाह साहब, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट भेजी है, हम उनकी रिक्वेस्ट को जो है यहाँ से एक्सेप्ट तो किए हैं। जफरुल्लाह साहब, आप प्लीज ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी बातें जो है आपके साथ करनी है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी सियासतदान के साथ जो है सियासत की बात की जाए और सियासत को जो है सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। पहला मरहला जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें कुठवा, उधमपुर, सांबा, डोडा, भद्रवा, बनी बिसोली, मड़वा, दचन, पाडर के साथ साथ अन्य जगहों पर इलेक्शन हुए। तो फिलहाल हमारे साथ डीडीसी मड़वा शेख जफरुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एक तेज तरार और पढ़े लिखे सियासतदानों में माने जाते हैं। जफरुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जफरुल्लाह साहब, आज का जो लाइव मुद्दा हमारा है ये है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में, यानी कि या पूरे भारतवर्ष में किसकी सरकार बनेगी। आप भी एक सियासतदान हैं, आपने भी सियासत में अपना कदम जो है रखा, आपने भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट किया। खास करके हम अगर मड़वा की बात करें, आपके इलाके की बात करें, तो मड़वा के लोगों का ये कहना है कि जब से शेख जफरुल्लाह जो है डीडीसी बने हैं, तब से हमने कुछ काम देखे, तब तक तो हमें बिल्कुल अंधेरे में ही रखा गया था। तो मड़वा से ही हम शुरू करेंगे। क्या मड़वा के लोगों का क्या विजन है आज के इलेक्शन को लेकर। देखिए, आप रिसेंटली खुद भी जी शायद जी। मड़वा गए थे, और ये अच्छी बात है कि अगर आपने पब्लिक से सुना कि जब से शेख जफर डीडीसी बना तब से कुछ जी काम हुए। और ये एक सियासतदान की जीत होती है जब पब्लिक खुद कहती है कि काम हुए, और जब पब्लिक कहती है, जनरल पब्लिक कहती है काम नहीं हुए, तो वो सियासतदान के लिए एक हार होती है। जी हाँ, सियासतदान सियासतदानों के खिलाफ तोहमतें लगाते हैं, कभी कभार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन जब पब्लिक कोई राय रखती है, कोई ओपिनियन देती है, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा बेहतरीन ओपिनियन होता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो मेरे पीठ पीछे भी मेरी तारीफ करते हैं और मेरी जो कोशिशें हैं उनकी अक्कासी करते हैं। रही बात ये जो लोकसभा इलेक्शन हुए, हमारा हर घर के लिए यही मैसेज था। हमने ऑडियो मैसेजेस दिए, हमने वीडियो मैसेजेस दिए, हमने टेलीफोनिकली बात की, हमने हर
तरह का राब्ता अपने लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की, और खुद तो बहुत ज्यादा मसरूफ भी रहे। छात्रों, मुगल मैदान, पेशवा, गोंजवा, अ, दच्छन, पाडर, हर जगह के लोगों के साथ राब्ते में रहे, और बनिहाल से लेके कहाँ कहाँ से नहीं कॉल आ रही थी कि आप हमें बताएं वोट किसको करना है। तो ओवरऑल जब आप एक स्क्रीन पर एज अ लीडर आ जाते हैं, आपका रोल भी बड़ा हो जाता है, आपकी फॉलोइंग के हिसाब से फिर आपको आपका शेड्यूल भी बिजी हो जी जाता है। तो ओवरऑल मैं खुद बहुत ज्यादा बिजी रहा। 14 तारीख को, 15 तारीख को हमने लाल सिंह साहब के साथ मड़वा और बाड़वन जाना जी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों दिन बारिश बहुत ज्यादा रही, हम जा नहीं सके। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जीत मिली। मड़वा बाड़वन से 80% जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट जी मिली, और लोगों ने जो भी वोट डाले उसका 80% जो है इंडिया गठबंधन को गया। बस बदकिस्मती ये रही कि वोट पोल जो एक्सपेक्टेड पोल था वो उतना पोल नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश बहुत थी उस दिन, और फार फ्लंग एरिया में लोग जो हैं फिर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन दूर होता है कहीं कहीं। तो जिसकी वजह से पोलिंग का जो परसेंटेज है वो काफी लो रहा, यानी 60-65। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 85%, 80% कम से कम जाए। लेकिन ये पहली बार हुआ कि लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल इससे पहले तो अगर आप देखते, इससे पहले तो मुझे लगता है 40% भी वोटिंग नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस बार बड़ा इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने। अगर बारिश ना होती तो काफी अच्छी परसेंटेज भी रही होती। ओवरऑल जो मैं कहता हूँ कि हमने, जब लाल सिंह साहब के साथ मेरी डायरेक्ट बात जी हुई, तो मैंने उन्हें पहले ही कहा, मैंने कहा हमने 10 साल पहले बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने वादा किया था कि हम टनल की बात करेंगे, लेकिन उस टनल का मतलब उन्होंने जिक्र तक नहीं कहीं किया। सैंक्शन होना दूर की बात है, लेकिन टनल की उन्होंने 10 साल में अगर टनल की बात तक नहीं हुई, तो 11वें साल हम कैसे माने उनकी बात कि वो बिल्कुल सच्ची बात कहेंगे करेंगे हमसे। मैंने कहा लाल सिंह साहब, मैं कुछ अपना पर्सनल जाति कोई मुफाद नहीं ढूंढता हूँ। मेरा मुफाद है मेरे इलाके में अगर कोई तरक्की होती है तो यकीनन वो मेरे मुफाद जी में होगा। तो मेरे इलाकों में 2 टनल्स की बहुत जरूरत है, एक अनंतनाग से चोइद्रामन, और एक जो है गोंडा से चंजर। चंजर अगर ये 2 टनल्स, इसकी आवाज उठाई जाती कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे, और पार्लियामेंट के अलावा उस पार्लियामेंट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो बिल्कुल सकता है। तो उन्होंने मेरे साथ भी ये वादा किया है कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो यकीनन ये दोनों टनल्स की बात बड़े दमखम से होगी और पार्लियामेंट के अंदर होगी। जी तो मैंने कहा हम इस वक्त लोगों से कहेंगे, अगर आपने नहीं दिया वोट, अगर आपने उसके बाद नहीं वहां पर बात उठाई और नहीं लड़ा इसके लिए, तो अगली बार हम भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल तो खैर उन्होंने ये चीजें कही, और उसके बाद जो है पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, इस पर बीजेपी ने एक कब्जा करके बात रखा है। वहां हम पर चाहते हैं किसी भी, जब मैं मड़वा गया, वहां का एक यूथ था जिसका नाम शायद मंजूर अहमद था। उन्होंने मेरे साथ एक कन्वर्सेशन में कहा कि जब 2014 में सुनील शर्मा जी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा, बिजली का नारा ही लगा वही वही, और उस नारे के तहत जो है सुनील शर्मा जी को यहाँ से वोट दिए गए और कामयाब भी किया गया। उनने कहा कि उस प्रोजेक्ट को आज तक हमने नहीं देखा। उसके बाद मुझे कुछ बिजली के पोल वहां पर दिखाए गए, उन पोलों के साथ साथ में उन पोलों के ऊपर तारें लगाई गई, बहुत दूर दूर तक कहीं वो जो सप्लाई होनी चाहिए थी उनके लिए वो नहीं दिखी। तो क्या वही बिल्कुल। शोषण आज तक मड़वा के साथ होता रहा? देखिए, मैंने कहा ना कि यही सारी चीजें देखकर मैं भी पॉलिटिक्स में आया। मैंने देखा कि ये बाहर के लोग हमें आते हैं, अलग अलग शोशे डालकर, अलग अलग वसवसे डालकर, अलग अलग तरह के वादे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको मड़वा की फिक्र नहीं होगी, वर्डवन की फिक्र नहीं होगी, दर्शन की फिक्र नहीं होगी। हाँ, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मुझे तो फिक्र होगी, क्योंकि मैंने वहां जीना है, मरना है, मेरे परिवार वाले वहां हैं, मेरे कल बच्चे जी वहां होंगे। तो हम क्यों ना खुद लड़े, क्योंकि जिस मोहब्बत के साथ और हकीकत के साथ मैं लड़ूंगा, बाहर वाला नहीं लड़ेगा। सुनील शर्मा के दौरान पोल्स लाए गए, बिजली जो है उससे जी पहले सैंक्शन हुई थी, लेकिन उनके दौरान जब वो पीडीडी मिनिस्टर बने, उन्होंने वो एक किस्म का घोटाला मान जी लीजिए, या यूं मान लीजिए लापरवाही करके वो पैसा लैप्स कराया, और 1000 पोल सोपोर से उठाकर मड़वा और वाड़वन के लिए, लेकिन वो 1000 पोल्स भी मड़वा और वाड़वन नहीं जी पहुंचे। फिर जो मतलब ये तारीख में कहीं नहीं होगा कि कहीं नहीं आपने देखा होगा कि पोल्स पहुंचे बिना बिजली के, तारें लगी हुई हैं बिना बिजली जी के। ये जम्मू
कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी जगह पर इस तरह की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये सब नाकामयाबी है एक इस सरकार की। और हमें, जब मैं डीडीसी बनकर आया, मैंने कोशिश की जानने की कि आखिर पीडीडी डिपार्टमेंट मड़वा के लिए कब जागेगा। और जब सेंटर से मिनिस्टर आया था तो मैंने अशोक शर्मा साहब से कहा था कि मुझे मिलाएं। उन्होंने कहा कि आज कोई डीडीसी और बीडीसी और चेयरपर्सन नहीं मिल रहे, तो आपको हम कैसे मिलाएंगे। मैंने कहा सर कुछ भी करके मुझे मिलाएं। तो उन्होंने कहा कि आप बगैर किसी फोटोग्राफी के, और रात के 7 बजे उन्होंने मुझे चुनाव भवन में लिया और मिनिस्टर साहब से मिलाया। मैं मिला, जब फाइल खुलवाई तो वहां पर हमें कनेक्टेड दिखाया जा रहा था। फिर मैंने कहा सर जब लाइट है नहीं हमें, तो ये कनेक्टेड कैसे दिखाया। तो पता चला कि आगे जब और वो चलाते गए तो वहां आगे पता चला कि ऑफ ग्रिड कनेक्टेड दिखाया जा रहा था, यानी कि सोलर लाइट से कनेक्टेड है। तो पहले पेज पे लिखा था कि कनेक्टेड है। तो ये एक कोशिश हमने की, और फिर आरडीएसएस स्कीम के तहत ये अंडर प्रपोजल है सारा कुछ। लेकिन ओवरऑल जो है, मैं कहता हूं कि मेरी भी कोई सरकार नहीं है, या मैं भी कोई इतना बड़ा ताकतवर मैंडेट पर नहीं हूँ। छोटा मैंडेट है, अवाम ने अपनी तरफ से पूरी जदोजहद की, मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन आगे मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने फिर हमें रोका कम पावर्स देकर। तो जब आपके पास उतने पावर्स नहीं होते हैं तो यकीनन आपको फिर लड़ना पड़ता है, हर चीज मांगनी पड़ती है, हर ऑफिसर से लड़ना पड़ता है, हुकूमतों से लड़ना पड़ता है। तो लड़ते लड़ते आपको पता ही है कि किसी जगह कोई काम होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं भी अपनी कोशिशों में लगा हूँ। बट ओवरऑल आपने जो ग्राउंड लेवल की स्थिति जो देखी मड़वा की, अगर आप 2020 से पहले पहले आए होते ना, आपने रोड्स पे मैकडम देखा होता, न किसी स्कूल की दीवार, न किसी इदारे की दीवार। अक्सर लोगों से मुझे सुनने को ये मिला कि 2020 से यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मैकडम नहीं था, बहुत सारे स्कूल में प्रॉब्लम्स थी, बाथरूम नहीं थे। मैंने ये सुना। एक चीज मैंने ये भी सुनी कि जब तहरीर उठी मड़वा की, तो शेख जफरुल्लाह ने जो है, जो अस्तान मार्केट है वहां पर एक तकरीर की जो बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसके साथ साथ में हमने एक मड़वा बचाओ तहरीर भी स्टार्ट की। तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ उस मड़वा बचाओ तहरीर में कौन कौन सी चीजें थी जो है, जो उठाई गई थी उस टाइम पे। नहीं, मड़वा बचाओ तहरीक एक, मतलब एक सोच को एक नाम दिया जाता है। फिर ये जो तहरीक हमने उठाई, ये मड़वा बचाओ तहरीक एक सोच है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बल्कि हम इस सोच के तहत, मैंने अपने लोगों से और नौजवानों से कहा कि हम लड़ेंगे। और मड़वा बचाओ तहरीक जो है, यानी मड़वा को बचाने की तहरीक। इसमें मड़वा सब डिवीजन आता है, इसमें वार्ड 1 आता है, इसमें दक्षिण आता है, और इसमें मड़वा आता है। 3 ब्लॉक्स। जी, ये एक तहरीक, ये एक सोच है। ये कोई, मतलब कोई, मैंने कहा ना कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और कहीं पर भी ये रजिस्टर्ड नहीं है। बस एक सोच को हमने एक नारा बना लिया, मड़वा बचाओ तहरीक। एक सोच को, मतलब इस सोच को ये नाम दिया। अब इस सोच के तहत हमने काम करना शुरू किया। इस सोच के तहत हमने मड़वा को कैसे बचाना है। मड़वा में न बिजली है, मड़वा में न परमानेंट रोड कनेक्टिविटी है, मड़वा में न नेटवर्क है। तो मड़वा के लोगों को हर तरफ से सफर करना पड़ता है। मड़वा में डैम बनाने की बात की जाए, शायद ये मड़वा के ही हैं जिन्होंने लिखा है कि वर्ड वन नेटवर्क प्रॉब्लम है। वर्ड 1 में ही नहीं बल्कि मड़वा में भी बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है ही नहीं नेटवर्क। मैं खुद 7 दिन रह कराया हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये 2018 से हमने ये तहरीक शुरू की। इस तहरीक का नाम तहरीक होती है जो खत्म। तो आज हम जो इस सोच के तहत हमने काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इलेक्शन भी लड़ा इसी सोच के तहत कि मड़वा को बचाना है। तो मड़वा को कैसे बचा सकते हैं हम? मड़वा को हम सियासी तौर पर आगे आएंगे, तालीमी एतबार से हम आगे बढ़ेंगे, सकाफती एतबार से हम आगे बढ़ेंगे। हर माशरे, हर तबके, हर शोबे से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मड़वा को बचाएंगे। यानी इस सोच के तहत हमने फिर काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता। इलेक्शन लड़ते लड़ते हमने कुछ दावे और वादे किए। सबसे बड़ा वादा था मेरा अपने लोगों के साथ, परमानेंट रोड कनेक्टिविटी के लिए लड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ने सुना होगा कि आज मड़वा सुम्बाल तक जो है सड़क पहुंच गई। यानी जो टेलर के लोग पिछले 10 साल
साल से जो तेलर के लोग तरस रहे थे कि उनसे सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह सड़क रुकी थी, और वो गाड़ी में जब उतरते अपना सारा सामान नीचे उतारते थे तो उन्हें काफी तकलीफ होती थी कि यार 1.5 किलोमीटर था, तो ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता क्यों नहीं इस जंगल की वजह से बन पा जी। रहा है। हमने स्ट्रगल किया। फिर कई सारे लोग सियासी हरीफ जो है कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत में बिल्कुल। क्लियरेंस हुआ। मैंने कहा हुकूमतों में ही सारा कुछ होता है, लेकिन हुकूमतों तक पहुंचने वाला कोई नहीं था शायद आज तक, और मैंने अपनी जद्दोजहद की, मैं पहुंचा, और मैंने सलीके के साथ, तरीके के साथ, इंटरनली बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइज रखकर इस काम को अंजाम दिलाया। और जब काम शुरू भी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चतुराई के साथ बिल्कुल। कराया। बहुत सारे लोग सियासी हरीफ नहीं चाहते थे वो काम शुरू हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। आज परमानेंट रोड कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह ताला कच्ची सड़क हंजल तक आज बनकर जाएगी, और दक्षिण से भी हंजल तक पहुंच जाएगी। ये मेरा वादा है और यकीन भी है। जब तक और 2025 तक हम, मुझे लगता है कि हम क्रॉस भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से गाड़ी लेकर। तो ये एक बड़ा वादा था जो जी। मैंने अपने लोगों के साथ किया। मैं अपने लोगों को हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी सोच के साथ मेरे साथ जुड़ोगे उतना मुझे भी बड़ा बना पाओगे, और उतना ही आगे जाकर आप भी आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने छोटी छोटी चीजों को देखकर मतलब जो काम एक पेंच का है वो भी मेरे सर पे रख दिया, जो सरपंच का है वो भी मेरे सर पे, अगर वो नहीं हो पाया फिर आप मुझसे रूठे, फिर आप कभी भी अपना बड़ा लीडर नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे मफादात को लेकर मुझसे रूठ जाएंगे, और फिर आप हर एक के साथ यही करेंगे, तो फिर आप कभी भी एक बड़ा लीडर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि एक बड़ी सोच के साथ मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं भी एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपको कुछ बड़ा देना चाहता हूँ। ये जो छोटे छोटे मामला थे अपने आप हल हो जाएंगे जब छोटे बड़े मसले हमारे हल होंगे। जब नेटवर्क एक 2024 सवाल में, मेरे दिल 2000 में। जो नेटवर्क की दिक्कत आपने देखी 2020 से पहले, अगर आप टावर, एक टावर था बीएसएनएल का, वो भी किसी साहब के अपने ही खेत में बना, और जी। उन्हीं को वो भी किराया मिलता है, किसी गरीब के नहीं। आज 6 बिल्कुल। टावर मड़वा में बने, 5 वाड़वन में बने, और 4 दक्षिण में बने। आई रिमेम्बर कि जब कोविड था, मैं जियो के हेड से मिला। कई सारे लोग बोलते हैं ये तो प्राइवेट कंपनी है, इनको तो प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा प्रॉफिट तो इनको मेरे आने से पहले भी चाहिए था, तब क्यों नहीं आए ये लोग? बिल्कुल। उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी इसी के 2019 में बारे जब में वो आए आपसे थे। इसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। जब फर्स्ट टाइम मड़वा में एक फोन कॉल की गई थी, उस स्टोरी को मैंने जो है रिकॉर्ड किया था, उस स्टोरी को मैंने दिखाया था, मेरी आपसे बातचीत उस दिन हुई थी। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक टावर चल रहा है, जो मतलब बिल्कुल मैं मड़वा को सिटी आज कहूंगा आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर है भी, लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की उस जगह को बनाने की, डेवलप करने की, मगर वो बहुत दूर फार फ्लॉन्ग एरिया में वो एक टावर चल रहा है। जबकि जो मड़वा का पूरा इलाका है वहां पर टावर बहुत सारी जगहों पर लगे हैं। क्या वजह है कि उन टावर्स को जो है एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है? जो 6 टावर्स हैं, 6 के 6 टावर्स पे वीसेट है। जी। एक मंथ का एक वीसेट का जो सैटेलाइट पे चलता है काफी एक्सपेंसिव है, 3 लाख कंपनी को देना पड़ता है। जी। 6 टावर्स मड़वा में फंक्शनल है, 6 18, और 2 लाख का तेल और मुलाजमों की तनख्वाह उसमें निकलती है, यानी 20 लाख। लेकिन 20 लाख इस वक्त रेवेन्यू नहीं मिल रहा है उनको मड़वा बिल्कुल। से। इस वक्त कंपनी लॉस में काम कर रही है। और वहां जब दक्षिण में देखो, दक्षिण में चला क्योंकि वहां पर रिपीटर के जी। उस पर चल रहा है, यानी एक टेक्नोलॉजी है, रिपीटर उस पर चल रहा है, पिछला टावर उसके साथ अगले के साथ कनेक्ट कनेक्ट है। करता है, जो मड़वा में नहीं है। पॉसिबल नहीं था। मड़वा में एक तरफ से 36 किलोमीटर का फॉरेस्ट था, और दूसरी तरफ से मरगन और सिंथन की जो बड़ी हाई पहाड़ियां रेंजेस है। हैं, यानी कि हम उनको, हाँ, हम रिपीटर के द्वारा उनको नहीं चला सकते हैं। फिर हम फाइबर की तरफ गए, और फाइबर सेंक्शन होना ही इन इलाकों के लिए बड़ी बिल्कुल। अचीवमेंट थी हमारे लिए। देखिए, ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक ग्रेट टाइम। बड़ी चीजों को होने में बड़ा बड़ा वक्त वक्त लगता लगता है। है। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि एक 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 कुत्ती और एक कुतिया और एक हथनी जब प्रेग्नेंट हो जाती बिल्कुल। है ना, तो कुतिया 6 महीने के बाद बच्चा जन्म देती है, 6 बच्चों को एक बिल्कुल। साथ। फिर 6 महीने फिर 6 महीने के बाद 6 बच्चे पैदा होते हैं, और हाथी के पास चली जाती है वो कुतिया, तो उसको मजाक में कहने लगती है कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। बिल्कुल। तो उसके बाद 6 महीने और गुजरते हैं, यानी 18 महीने के बाद फिर उसके 6 बच्चे, यानी 18। 18 महीने में 18 बच्चे। तो वो फिर हाथी के पास चली जाती है, हाथी हाथी से फिर तो उसको पूछती है। मतलब
तंजिया अंदाज में कहती है तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर 6 महीने गुजरते हैं, कुतिया के 6 बच्चे और हो जाते हैं। बिल्कुल तो हाथी का अभी तक नहीं हुआ होता है। असल में हाथी का जो टेन्योर होता है ना वो 25 महीने का होता बिल्कुल है। तो जब वो चली जाती है उसके पास, तो फिर हथनी को भी गुस्सा आता है, वो उसको रोकती है, बोलती है रुक कुतिया, मैं बताता हूँ तुम्हें। बोले जब तुम्हारा बच्चा जन्म लेता है ना तो किसी को पता नहीं चलता है, बिल्कुल। और जब तुम्हारा बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा होता है ना, तो उस वक्त गाड़ी वाले जो है ना रौंद कुछ देते चल हैं देते उसको, हैं। कुतिया के बच्चे बिल्कुल को ना कुचल डालते हैं। तो जब मेरा बच्चा जन्म लेता है ना पूरी दुनिया को पता चलता है। और ये मैंने सुना भी है कि जब हाथी अपने बच्चे को जन्म दे रहा हो, हथनी जब जन्म दे रही जी। होती ना, तो पूरे मोहल्ले वाले शहर वाले जमा हो जाते हैं कि हथनी का जो है बिल्कुल बच्चा पैदा हो रहा है। और हथनी कहती है कुतिया से कि जब मेरा बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा होता है ना, तो गाड़ी वाले बिल्कुल। रोकते हैं गाड़ी को, पहले मेरे बच्चे को क्रॉस करने देते हैं। तो ये कुतिया का बच्चा नहीं है, कुतिया का हाथी बच्चा नहीं है, हथनी का बच्चा है। वक्त ये मतलब इसमें बड़ा टाइम वक्त लगता है। लगेगा। तो यानी कि कहने कहने का मतलब है कि जो बड़ी चीज होती है ना उसमें टाइम लग जाता है। उसमें हमेशा बड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल तो अल्टीमेटली मैंने लोगों को मुकम्मल तौर पर एक सोल्यूशन देना है। प्रेजेंटली जो वीसेट्स लगे हुए हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं बिल्कुल। है। और कई सारे लोग कहते हैं कि मेन एरिया में हमारे पास चल नहीं रहा है, जो दूर दराज गांव है वहां तो चलता है। वहां इसलिए चलता है क्योंकि जो वीसेट लगे हैं ना जी। उसकी जो कैपेसिटी एक गांव वो मुकम्मल करती है। बिल्कुल जो नवापची का टावर है उसके आसपास बहुत सारी पॉपुलेशन है, बिल्कुल। और जो वीसेट की कैपेसिटी है वो उस बर्डन को उठा नहीं पाती बिल्कुल है। लेकिन ओवरऑल नवापची जो साइट है, सेंट्रल विलेज है बिल्कुल। नवापची, जो वहां की साइट है वो मेन फाइबर की जी। साइट है। यानी उसके साथ कनेक्ट तो हो गया है। अब हमारा एक तरफ से बचा है 4 किलोमीटर, दूसरी तरफ से जी। बचा है 6 किलोमीटर। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मौसमी हालात ठीक जैसे हो जाएंगे, काम शुरू होने वाला है। जुलाई अगस्त इंशाल्लाह जुलाई तक हमारा मुकम्मल तौर पर फाइबर जो है लाइव हो जाएगा। और हमें जो दिक्कत आज आ रही है ये कभी नहीं आएगी उसके बाद। और वो भी डबल लाइन जो है फाइबर बिछाया देखा जा रहा मैंने है। वो, यानी उसको भी देखा मैंने बिल्कुल। अगर एक लाइन कट भी हो जाएगी तो दूसरी लाइन जो है फिर चल। भी उस पर ऑपरेशनल रहेगा। ये चीजें ये चीजें कराना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे एरियाज में इन चीजों को अंजाम देना, मरगन से अ, इतनी मतलब पाइप्स वगैरह 6 फुट नीचे डालकर उसको मड़वा पहुंचाना, वर्डवन पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसको समझने में भी लोगों को भी वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि डेवलपमेंट को रियलाइज होने में वक्त लगता है जरूर, लेकिन जब डेवलपमेंट रियल मानों में होती है तो लोगों को आसानी होती है। तो मैं कहता हूं कि ये जो सोल्यूशन है ये परमानेंट सोल्यूशन दे रहे बिल्कुल हैं हम। और टेम्परेरीली हमारे पास वही वीसेट है, और वीसेट जो है सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा बहुत वो फिर भी इमरजेंसी है। इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है उससे थोड़ी बहुत। अब देखो, अगर इससे पहले अगर आप मड़वा जाते तो यकीनन आपके घर वालों को भी नहीं पता होता कि आप कहाँ बिल्कुल हो। लेकिन आज का वो मड़वा नहीं है अब कि आप कम से कम बाटा जाकर, कम से कम किसी न किसी साइट पे जाकर किसी एरिया में या एसएमएस करके आप उनको बता सकते हैं कि हम फलानी बिल्कुल। जगह हैं, हम सेफ हैं, हम खुश हैं, जो भी हैं मतलब हम हैं। इससे पहले 2020 से पहले ये चीजें नहीं होती थी। अच्छा जफरुल्लाह साहब, एक सवाल मेरे दिल में जो है बड़ा जो है दौरा कर रहा है। क्योंकि मैं जब वहां पर बैठा एक दोस्त के साथ मेरी बातचीत हुई जो कि लगभग 2014 तक मेरे साथ रहे भद्रवाह में। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुझे एक उंगली में चोट आई और मुझे उंगली का जो है एक्सरे आर्मी अस्पताल में लिखा गया। तो जब मैं अपने अस्पताल गया तो वहां पर एक्सरे नहीं था। मुझे 8,000 रुपये खर्च करना पड़ा, 150 रुपए के एक्सरे के लिए मुझे किश्तवाड़ जाना पड़ा। उन्होंने बड़ी तारीफ आपकी की। उन्होंने कहा कि शेख जफरुल्लाह साहब ने जो है, हालांकि वो एनसी का बंदा है, उन्होंने कहा कि जो जो सही चीज है वो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख जफरुल्लाह साहब ने अपनी फंड्स में से जो है एक्सरे मशीन्स लाए। तो अभी भी कितना लोगों को जो है वहां पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चीजें अभी भी अस्पताल में नहीं है? जैसे कि एक छोटी सी चीज एक्चुअली थी। देखिए, मेरा ये यकीन है कि हेल्थ सेक्टर का मजबूत होना, एजुकेशन सेक्टर का मजबूत होना एक कौम के लिए, इससे बड़ी बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती है। तो कौमी एतबार से हमने इन दो सेक्टर्स पे बहुत बड़ा काम करना है। जब मैं आया तो खुदा की कसम हमारा पुराना हॉस्पिटल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पोल्ट्री जी। फार्म है। मैं एक बार ज्वाइंट विजिट किया तो मैं किस एम्प्लॉय को वहां डांटता और
मैं क्या कहता हूं उनको कि जबकि पेशेंट को रखने के लिए एम्प्लॉयज को वहां पर जगह तक नहीं थी। मैंने एसडीएफ लिया, मैंने एसएचओ साहब मड़वा को साथ लिया, और मैंने हर हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया, सीएचसी का दौरा किया। हर सेंटर में मैंने एक्सपायर दवाइयां पाई, ग्लूकोज पाया, और वो सारा बाहर निकलवा के फेंकवा दिया। और मैंने अलर्ट अलर्ट उनको मैंने वार्निंग भी दी। मैंने कहा कि ये दोबारा ये चीजें अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जब देखा डॉक्टर्स के पास रेजिडेंस नहीं था, तो डॉक्टर की लाइफ जो होती है ये बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। वो पेशेंट को देखेगा, वो पेशेंट के साथ रहेगा, फिर उसको भी आराम की जरूरत होती है। तो जब वहां वहां न डॉक्टर्स के लिए कुछ रहने की जगह थी कंफर्टेबल, ना ही वहां पर पेशेंट्स के लिए। फिर क्या होता था कि जो लोकल कुछ लोग होते थे डॉक्टर्स को अपने पास ले जाते थे, फिर उनकी दोस्तियां बढ़ जाती थी, फिर वो दवाई दुकानदार जो है उनके साथ दोस्तियां होती थी, फिर उनमें बड़ा कुछ हो जाता था। मैंने कहा इस चीज को रोकना कैसे है। मैंने 17 लाख उसके लिए पुराने हॉस्पिटल को रेनोवेट कराने के लिए और एक नया एक किचन सेट एक कमरा और किचन बनवाने के लिए बाथरूम अंदर, ताकि डॉक्टर भी कहीं अपनी प्राइवेसी भी उसकी रहे और डॉक्टर्स को इजीली लोकेट कर पाए लोग कि यहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, और वो भी इधर उधर कहीं ना जाए, और जब उस किसी भी डॉक्टर की पोस्टिंग मड़वा हो तो वो कंफर्टेबल फील करे। 17 लाख मैंने अप्रूव कराया, और मैंने एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट कराया और एक नया एक सेट बनवाया। हालांकि वो अब कंप्लीट उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। इस बार हम उसको डॉक्टर्स को हैंड ओवर भी करेंगे इंशाल्लाह, और बाहर की वो दीवार शिवार बनवा देंगे, और एक और ब्लॉक जो है उसको भी मैं रेनोवेट करा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर उसको कैसे ठीक करना है, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। हमने डॉक्टर्स का भी उतना ही सोचना है जितना मरीज का सोचना है, जितना मरीज का सोचना है उतना डॉक्टर का भी सोचना है। तो मैंने उसको ठीक करवाया। उसके बाद जो नया हॉस्पिटल बन रहा था, मेरे आने के बाद मैंने, हालांकि कोविड था जब हम जीते थे, कोविड के होते हुए भी मैंने डीसी साहब से परमिशंस बनवाई, लेबर्स की तमाम जो भी टेक्निकल जो टीम थी इस ठेकेदार की, सबको मैंने पासेस दिलाकर उनको मरवा लिया, और 1 साल के अंदर अंदर वो बिल्डिंग जो है बड़ी खड़ी हो गई, ताकि हम किसी भी तरह जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। वो बिल्डिंग बनी, हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें इनकम्प्लीट हैं, लेकिन फिर भी रहने के लायक अब हैं हम लोग। फिर मैंने मशीनरी जो है देना शुरू कर दिया, और पुराने हॉस्पिटल से नए हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया। 20 बेड्स दिए मैंने, एनालाइजर्स दिए मैंने, सीबीसी एनालाइजर अब दे रहा हूँ, और एक्सरे मशीन दी, अब अल्ट्रासाउंड मशीन भी दे रहा हूँ, और डीजी सेट भी दे रहा हूँ, क्योंकि वहां बिजली भी नहीं है। मतलब मड़वा में हर प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, बिल्कुल हर चीज। मतलब और ऊपर से छोटा मैंडेट है, इतने कोई ज्यादा फंड्स नहीं है, तो उतने में ही ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह हेल्थ और एजुकेशन में जो है सुधार आ जाए। अपने लेवल तक की जो कोशिश है वो करता हूँ, इवन कि मैं बियॉन्ड अपने जो मैंडेट है उससे भी ज्यादा कोशिश करता हूँ। और एक्सरे मशीन जो है, डिजिटल एक्सरे मशीन, वो आपको डिस्ट्रिक्ट में 2 ही जगह मिलेगी, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगी, या तो मेरे मड़वा के हॉस्पिटल में मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला अल्ट्रासाउंड मशीन भी दूंगा। ये जो आपने कहा ना कि किसी को एक्सरे कराने के लिए, ये हकीकत है, एक्सरे 150 में होता है, 300 में होता है, लेकिन जब जिस जगह पर आपको एक्सरे कराना है अगर वहां अवेलेबल नहीं है मशीनरी, तो आपको दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, किराया चाहिए, फिर वहां बैठना है, फिर वहां खाना पीना है, फिर वहां रहना है। ये सारी चीजें जो है आपको एक एक्सरे के लिए भी, यानी कि 5,000 कम से कम लगते हैं। अगर वही एक्सरे जो है आपके पास में हो जाएगा, वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन से, तो यकीनन ये एक बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए और सुविधा होगी लोगों के लिए। लेकिन होता क्या है, कई सारे लोग बोलते हैं अब स्टाफ नहीं। मैंने कहा मैं अपनी चीज तो दूंगा जो मेरे हद तक है, स्टाफ का देना सरकार का काम है। लड़ेंगे फिर सरकार से भी, लेकिन जब सरकार से कहेंगे कि हमें अल्ट्रासाउंड के लिए टेक्नीशियन दो, वो कहेगी अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है। हम कहेंगे हम देंगे अल्ट्रासाउंड मशीन, कम से कम एक लड़ाई तो हम लड़ेंगे ना, दूसरी लड़ाई सरकार से होगी। तो ओवरऑल मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने 5 साल दौर में, अगर हमें पूरा टेन्योर मुकम्मल करने दिया सरकार ने, तो 5 साल दौर में मैं एक एक मशीन हॉस्पिटल को दूंगा,
और मैंने ये वादा किया है अपने लोगों के साथ कि कोई भी बच्चा स्कूल का बिना डेस्क के नहीं पढ़ेगा। स्कूलों में मैंने प्रोजेक्टर्स भी दिए, स्मार्ट क्लासेस भी कहीं कहीं चलवाई, और 30 से ज्यादा स्कूलों को अभी तक डेस्क मैंने जी। प्रोवाइड किए। बड़े सारे स्कूलों की दीवारें बनी। और मैंने एक वादा और भी किया था नौजवानों के साथ, स्टेडियम का। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हमने 27 लाख जो है अप्रूव कराए। अभी और पैसा मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से पैसा आ जी। जाए। और एस्पिरेशनल ब्लॉक मड़वा वार्ड वन को कागजात इस तरह से चालाकी के साथ बनवाए कि मैंने मड़वा वार्ड वन को एस्पिरेशनल जी। ब्लॉक का दर्जा जी। दिलाया। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो सेंटर ने खुद ही चुना। नहीं, सेंटर के पास कागजात जो है नीचे से पहुंचना जाते हैं, चाहिए, न कि ऊपर से कोई होना आता है चाहिए, कि बात होनी किसी चाहिए, बिल्कुल। ऊपर से किसी को नहीं पता होता है कि ये मड़वा कहाँ है, वार्ड वन कहाँ है, ये पार्डर कहाँ है, ये बिल्कुल। छात्रों कहाँ है। ये नीचे से निशानदेही होती है। मैंने अशोक शर्मा साहब के साथ, उन्होंने बड़ी नेकियां की हैं मड़वा वार्ड जी। वन के साथ। उनकी वजह से ही हमें आज फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्योंकि वो मुझे हर ऑफिसर के पास भेजते थे और उनको फोन करते थे कि फलानी डीडीसी आया है, आप उसको प्लीज उसके साथ अच्छे से बात बिल्कुल। करके उसकी बात सुने। तो ही हैज बीन सो वंडरफुल टू मी, एंड वट एवर टूडे इज हैपनिंग इन माड़वा एंड वार्ड वन, इट इज बिकॉज ऑफ अशोक शर्मा साहब, जो आज डायरेक्टर जी। एजुकेशन है जम्मू। तो ओवरऑल जो है हम एक ट्रैक पर हैं, लेकिन लोगों को एक सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये ओवरनाइट काम नहीं है। ये बड़ी चीजें हमारी पेंडिंग थी, और छोटी छोटी चीजों को लेकर उन्हें मुझसे नहीं रूठना होगा। कोई फोन कॉल पे रूठेगा, कोई जॉब कार्ड पे रूठेगा, कोई राशन कार्ड पे रूठेगा। तो मैं समझता हूं कि उन्हें मेरे साथ एक बड़ी सोच के साथ आगे चलना होगा। जब तक। यकीनन वो एक दिन मुझे भी बड़ा इंसान बनाने में कामयाब होंगे, और उनके जो बड़े मसले हैं वो यकीनन हल होंगे, और उनकी जिंदगी जो है बड़े लेवल पे आसान होने लग जाएगी। रही बात ये जो शर्मा साहब ने कहा पावर प्रोजेक्ट्स, वो मड़वा में जो प्रोजेक्ट्स की बात की थी, आपन पावर बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स की, 10-10 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट्स बनने थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वादा किया था। लेकिन मैं उसको लेकर भी कई बार डीसी साहब को रिकमेंडेशन दिया हूं कि किसी भी टीम को आप मड़वा भेजिए। इवन कि वार्ड वन के भी कुछ ऐसे नाले जहां पर फ्लड नहीं आता, उस वो दिए मैंने वार्ड वन के लड़कों के साथ बात करके, कि अगर यहाँ पर छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बन जी। सकते हैं 10-10 मेगावाट के या 5-5 मेगावाट के, एक लोकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती और दूसरा बिजली हमें अपनी प्रोड्यूस होती। तो देखते हैं क्या होता है, उसमें कामयाबी होती या नहीं होती, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ मड़वा उसके लिए भी। के लोगों में मैंने एक चीज देखी, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुई, चाहे उसमें कोई पढ़ा लिखा था या कोई ओल्ड एज था जो कम पढ़ा लिखा था। एक ही चीज मैंने देखी कि शेख जफरुल्लाह अगर बड़ा किसी बड़ी पार्टी में जाएगा तो आने वाला टाइम जो होगा मड़वा के लिए बहुत खूबसूरत होगा। क्या इस तरह कुछ होने वाला है आने वाले टाइम? एक तो ये। दूसरा ये, शेख जफरुल्लाह साहब का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें जीएम सरोड़ी एक साइड में है और भी बहुत सारे लोग हैं। दावा ये किया जा रहा है डीएपी की तरफ से कि शेख जफरुल्लाह जो है डीएपी का साथ दे रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सियासत में जब आप आते हैं, हजारों लोग आपसे उम्मीद भी रखते हैं और हजारों लोग आपके दुश्मन भी बनते हैं। तो दुश्मन अपनी चालें चलते हैं, और जो चाहने वाले होते हैं, जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं, वो अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। मैं जब से सियासत में आया हूँ, ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग दुश्मन भी बने, लेकिन मैं दुश्मनों का भी एहतराम करते हुए सिर्फ उतना कहना चाहता हूँ उनसे कि आप जिस बात पर मेरे दुश्मन भी बने हैं, आप गलत हैं, मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं मजलूमों की आवाज उठाते उठाते इस जगह पर पहुंचा हूँ, और मैं घर से अच्छा था। मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं कुछ नहीं तो छोटी मोटी नौकरी कर सकता था, नहीं छोटी मोटी नौकरी सरकार नहीं देती, ट्यूशन सेंटर्स खोल कर या कुछ भी कर सकता था। पढ़ा लिखा इंसान जो रियल में पढ़ा लिखा हो, जिसकी जाली डिग्रियां ना हो, वो कभी दरबदर नहीं हो बिल्कुल। सकता है। और जिस इंसान को इतने सारे लोग चलाने की हिम्मत हो, साथ चलाने की हिम्मत हो, इतने दुश्मन बनाने की हिम्मत हो, वो इंसान अपनी एक जिंदगी तो कहीं पर भी बसर कर सकता है। इतनी हिम्मत तो उसमें होगी ही फिर। लेकिन असल में एक जज्बा है कि इतनी छोटी उम्र में अगर हम सियासत में आए, एक जज्बा है। और एक मायूसी देखी मैंने अपने लोगों की। आज मड़वा वार्ड वन दर्शन के लोग मेरे साथ, एक बड़ी उम्मीद उनकी मेरे साथ वाबस्ता जी। है। जबकि ये उम्मीद इतनी फैली कि आज छात्रों, मुगल मैदान, मेरी जो होम बिल्कुल, कंस्टिट्यूंसी है, सरोड़ वगैरह। बॉन्सबाग, कहाँ कहाँ से नहीं मुझे फोन आते हैं कि आप हमारे साथ
हमारी आवाज उठाएं और आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। रही बात सरूड़ी साहब ने जब डीडीसी चेयरपर्सन इलेक्शन हुए थे, उस वक्त वो कांग्रेस में थे और उन्होंने मुझे कॉल्स की और उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास आज भी वो पेन ड्राइव में उनकी रिकॉर्डिंग्स है। वो रिकॉर्डिंग्स क्यों रखी मैंने उस वक्त, मुझे मालूम था कि मैंने इनके साथ सियासी तौर पर तो जाना नहीं है, ताल्लुक रखना नहीं लेकिन है। इनकी मंशा थी, सरूड़ी साहब की उस वक्त भी मंशा थी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन डीडीसी चेयरपर्सन इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, और ऊपर से रिजर्व हो गई थी सीट, बिल्कुल तो मैं लड़ भी नहीं सकता था चेयरपर्सन का इलेक्शन खुद, क्योंकि फीमेल हो गई थी। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए मेरा भी मन है, मेरी भी कोशिश बिल्कुल है, मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हूं। तो जब सरूड़ी साहब ने ये कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मेरी भी बिल्कुल वही सोच है। लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस में थे। मैंने कहा मैं वोट देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं, अगर इनको पावर्स दिए कल, मेरे इलाकों बिल्कुल के काम है, सिर्फ वोट देना हमारा काम नहीं है। तो उसी दिन 13 तारीख को हमारी, 12 तारीख शाम को हमारी मीटिंग थी, दूसरे दिन बिल्कुल वोटिंग होनी थी। तो वहां एनसी के लोग भी थे, मैं भी था, और मैं इनवाइटेड था वहां पर। ये तो उनकी बुजदिली है कि वो इनवाइटेड लोगों को चोरी से फोटो उठाकर वायरल कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ ज्वाइन किया, वो भी 2020 की फोटो जी उठाकर 24 में कहते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन किया। ये कहीं भी सच नहीं है। और अल्लाह ताला मुझे, मतलब मैं अगर इतना ही गिर जाऊंगा सियासत में और आइडियोलॉजिकली इतना ही गिर जाऊंगा, तो मैं सरूरी साहब के साथ क्यों ज्वाइन करूं, मैं फिर डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन करूं। बिल्कुल हमने क्यों मुनाफिकाना चालें चलनी है? भाई डायरेक्ट आप जालिम बन जाओ, जालिम के साथ खड़े हो जाओ, क्यों इनडायरेक्टली खड़े हो जाते हो कि आपको कुछ लोग पहचानने में भी गलती करते हैं और फिर वो बेचारे मासूम बनकर उनका एक हिसाब से मतलब ईमान भी चला जाता है और दुनिया भी और आखिरत भी। तो मेरा ये यकीन है कि जब आप उन्हीं लोगों के साथ आज खड़े हो जाते हो जिन लोगों के खिलाफ आप कभी थे, आज मैं खड़ा हूं बीजेपी के खिलाफ, 10 लोग मुझे पसंद करते हैं, कल मैं बीजेपी के साथ मिल जाऊंगा तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे नहीं ना। करेंगे। इसी तरह अगर उस दिन सरोड़ी साहब कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। लेकिन आज वो उन्हीं की सफों में खड़े हो गए, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं उनके साथ खड़े हो जाऊं? मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। जब मैंने उनका अपोज करना फिर शुरू कर दिया, मैंने उन्हें खुलेआम लोगों में जाकर कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है और जम्मू कश्मीर का गद्दार है, और उस जम्मू कश्मीर उस पार्टी के साथ इनका इंटरनली लिंक है जिस पार्टी ने 370 तोड़ा, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर से नौकरियां छीनी, जम्मू कश्मीर से अमन चैन सुकून छीना। डरे हुए लोग हैं, मुलाजमों से बात नहीं हो पाती है, आम इंसान सड़क पर नहीं आ पाता है। पुलिस का इस्तेमाल करके, लाठी का इस्तेमाल करके, डंडे का इस्तेमाल करके सबकी आवाजों को रोक दिए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक एक चीज पर नजर रखी हुई है ये सरकार। तो इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना हमारा एक फर्ज बनता है। हम नहीं उठेंगे फिर कौन उठेगा? हम बेजुबान लोगों को जुबान देकर अपने अपने सरों पर खेलकर दुश्मनियां मोल लेकर ये कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम सुरुड़ी के साथ खड़े हो जाएं? जो सुरुड़ी इन्हीं के साथ खड़ा हो गया, तो हम सुरुड़ी के साथ तो खड़े नहीं हुए। फिर जब मैंने ये कैंपेन इनके खिलाफ चलाई, तो इन्हें जब लगा कि ये तो जब ये आप रिसेंटली जो देख रहे हैं, आप सरूड़ी साहब जो इलेक्शन लड़े मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट के लिए, उससे साफ पता चला अब मेरे कहने की और आपके कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है। आज तक जब वो नहीं उठा और जब आजाद साहब नहीं जीत पाए, जब आजाद साहब की हिम्मत नहीं हो पाई, और आजाद साहब तो उठने से पहले हार गए, उन्होंने अनंतनाग से फॉर्म भरने की कोशिश जी की, तो अभी सिर्फ बातें ही चली, तो उन्होंने विड्रॉ किया वहां से। फिर क्या हिम्मत है सरूड़ी साहब की, जो एज एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा हाल कर दिए? क्या वो एमपी बन सकता है? तो नहीं बन सकता यकीनन। मैं एक डीडीसी होकर मैंने अस्पतालों को मशीनरी दी, स्कूलों में जी डेस्क दिए, प्रोजेक्टर दिए, एक स्टेडियम मड़वा में बनवा रहा हूँ, नई सोच दे रहा हूँ। ये जो मिनिस्टर बनकर भी
सही तरीके से काम नहीं कर पाए। क्या ये एमपीज अब बनेंगे? यहाँ जब पर जब बाग में बहार जिस थी, तरह बुलबुल नादान था, जिस या तरह बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान थे। जिस तरह आपका फोटो जो है सुरुड़ी साहब ने वायरल किया, उसी तरह उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है गैबी खबर आती है, जिसपे बहुत सारा बवाल हुआ। आपने भी उसके ऊपर एक रिएक्शन दी, उसके साथ साथ में कुछ मुफ्ती हजरात ने भी रिएक्शन दिया, और उसके बाद सुरुड़ी साहब ने कहा कि मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैंने हज किए, मैंने जो है दर्जनों उम्रा किए। क्या उम्रा और हज और तहज्जुद में तहज्जुद गुजार को इस तरह की खबरें आती है, गैबी खबरें? देखिए तहज्जुद, और देखिए नामे मुसलमान भी आज हज के लिए जाते हैं। सलमान खान भी हज पे जाता है, उम्रा करने जाता है, शाहरुख खान भी जाता है। तो अगर हज और उम्रा कोई क्राइटेरिया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि सरूरी साहब की इल्मियत बहुत कम है आज के एतबार से। हज करने से इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तरह से हज करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबी जो है, उस वो नमाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते थे और उनकी शान में तारीफ भी बिल्कुल। करते थे। तो फिर तारीख ने उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा मुनाफिक डिक्लेयर किया। तो अगर ये क्राइटेरिया होता ना कि कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई हज कर रहा है और फिर उसके बाद वो बड़ा ईमानदार है और सच्चा और पक्का, ये भी नहीं है। दियानतदारी सरूरी साहब में नहीं रही है। वो अपनी मिनिस्ट्री के दौरान वो हिसाब दें हमें। अगर रिसेंटली आपने सुना होगा, सजा साहब किचलू कहते हैं कि ये जो हैं इनके, ये मुंशी का काम करते थे सजा साहब के घर जी। में। अगर ये एक मुंशी का काम करते थे और उसी उम्र में, उस मतलब उसी जवानी में ये मुंशी का काम करते थे, 30 साल के अंदर अंदर, 20 साल के अंदर अंदर, आज अगर आज सरूरी साहब अरबपति बन गए। तो जब ये दीन इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में हजरत उमर से पूछा गया था कि ए उमर, ये चादर कहाँ से लाई आपने? तो उन्होंने जवाब दिया। हजरत उमर जब मदीना की गलियों में ओढ़नी लेकर सो रहे थे तो उनसे कहा गया कि इस तरह आप ना घूमें, आपकी जान को खतरा है। तो हजरत उमर का जवाब था कि मैं अपने किए हुए पे मुतमईन हूं, मुझे कोई खतरा नहीं बिल्कुल। है, मैंने सबके साथ इंसाफ किया है। तो ये लोग, इन लोगों से क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि बताओ सरूरी साहब, सकीना बिल्डर क्या है? आपके 30 डंपर जो द्राबशाला पावर प्रोजेक्ट में लगे हैं, वो 30 डंपर पहले आए कहाँ से? और वो 30 डंपर कैसे लगे पावर प्रोजेक्ट्स में? जब आप जब आप खुद ही अपने आप इन प्रोजेक्ट्स में अपना काम ढूंढेंगे, तो गरीब गरीब लोगों के लिए बिल्कुल। काम कौन ढूंढेगा? अगर आपको गरीब लोग पावर देते हैं तो आप अपना काम वहां निकलवाते हैं, गरीब फिर वहीं का वहीं रहता है। तो क्या हमारा सवाल पूछने का हक नहीं बनता है? तो ये जो क्राइटेरिया है इनका, जब इनको इनसे पूछो, जब मुफ्ती जुबैर साहब ने इनके खिलाफ बयान दिया, जी। तो इन्होंने मुफ्ती साहब के घर फोन कराया, इन्होंने मुफ्ती साहब के फादर साहब को फोन कराया, इन्होंने मुफ्ती साहब के भाई को फोन कराया, इन्होंने उनको कानूनी तौर पर सजा दिलाने को लेकर बात की, इन्होंने उनको डराया। इन्होंने वीडियो में, जब यही सरूरी साहब इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, 370 के बचाने के नाम पर वोट मांगते हैं, तब दीन इनके लिए सही है। लेकिन जब दीन जानने वाला कोई इनकी गलती को पकड़ कर कोई कहता है कोई बात, तो उसे डराना और उसे धमकाना भी इन्हीं का काम है। और सरूरी साहब ने वो बात वीडियो और फोटोग्राफ में, जब तहकीक होती है फोटोग्राफ में, वीडियो में तो आसानी से तहकीक हो जाती है कि ये वीडियो जाहिरन ये बताया गया है इस तरह से। तो सरूरी साहब कहते हैं वो एडिटिंग है, अल्लाह रसूल की कसम है वो एडिटिंग नहीं है, बल्कि वो यकीनन सरूरी साहब ने कहा, सरूरी उन्होंने साहब ने वीडियो में कहा, अपने एक बयान और में कहा। बात उन्होंने कही है कि किसी के लिए जो है सुनिए उन्होंने सुनिए आखिरी सुनिए रसूमात की दुआ भी सुनिए, की है। सरूरी साहब ने उस वीडियो में कहा कि वो 9 साल पुरानी वीडियो है। 9 साल पहले तो सरूरी साहब को दाढ़ी नहीं हुआ करती थी। तो ये खुलम खुला झूठ बोलकर अपने आप को हाजी भी कहते हैं, अपने आप को उमरा वाली भी कहते हैं, नमाजी भी कहते हैं, तौबा इस्तगफार पढ़ने वाले भी कहते हैं, लेकिन गलतियां जो इनकी सामने आती हैं उनसे इनकार भी करते हैं। सरूरी साहब का चाहिए था कि वो गलती का एतराफ करें, वो कहें कि हाँ मुझसे ये गलती बिल्कुल। हुई थी उस दिन। वो कहते हैं 9 साल पुरानी वीडियो है। 9 साल पुरानी के 90 साल पुरानी भी अगर होती, तो अगर आप जिंदा हैं तो आप शिरकिया कलाम किए हैं, आपको पड़ेगा। तो आप जी। इस बात से बचने के लिए उल्टा आप उन्हीं मुफ्ती हजरात को मतलब धाड़ा मारते हैं। और फिर मुफ्ती साहब ने न जाने किस बुनियाद पर, फिर उन्होंने जो सरूरी साहब का बयान दिया, उस बयान की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि सरूरी साहब ने क्लेरिफिकेशन दी है, तो अब मैं फिर माजरत चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। उस पर भी सरूरी साहब के लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाए, देखो मुफ्ती साहब डर गए और उन्होंने बयान दे दिया।
तो सुरोड़ी साहब साफ पाक है। यानी मुफ्ती साहब को उन्होंने गलत डिक्लेयर करने की कोशिश की और सुरोड़ी साहब को साफ पाक कहने की। बिल्कुल। फिर मुझे किसी ने कहा कि कई सारे जो दीन जानने वाले सुरोड़ी साहब के साथ चलते हैं, आप उनसे भी बात करें। मैंने मुफ्ती परवेज साहब जो सुरोड़ी साहब के मैंने सुना राइट हैंड है, वो चलते जी हैं उनके साथ। मैंने कोशिश की उनसे जानने की, मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन उठाया नहीं। जी। बट मैंने बहुत सारे मुफ्ती हजरात से बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गैर इस्लामिक और बिल्कुल इस तरह की जो बात की है सुरूरी साहब ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एडिटिंग वाली वीडियो नहीं है। और हम साफ तौर पर कहते हैं कि सुरूरी साहब दोबारा से कलमा पढ़ें। अब उन्हें शर्म आती होगी दोबारा से कलमा पढ़ने की, उनको लगता है कि इस तरह से, हालांकि इस तरह से इमेज जी खराब नहीं होगी उनकी, बल्कि अच्छी बात है अगर वो दोबारा से कलमा पढ़ेंगे। और मैं भी आपके जरिए से अगर कोई उनका कोई खास सुनता होगा उस तक ये बात पहुंचाएं कि सरोरी साहब दोबारा से कलमा पढ़े आप। झूठ के झूठ के झोले को सच का झोला पहनाकर, झूठ सच नहीं होता, सच झूठ नहीं होता। उन्होंने उसमें आपको उस वीडियो हकीकत में माननी जफरुल्ला साहब, पड़ेगी। उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, और आखिरी रस्मात की जो दुआ होती है जो हम पढ़ते हैं जब कोई गुजर जाता है, तो वो भी उन्होंने उस वीडियो में जो है की है। मैंने कहा ना कि सरोरी साहब इस उम्र, देखो अल्लाह ताला ने जिससे इज्जत छीननी होती है ना, पहले उसका दिमाग उससे छीन लेता है, फिर उनके फैसले गलत होते। अल्लाह ताला कभी सीधा आकर थप्पड़ थोड़ी ना मारता है। ये 70 साल की उम्र तक अच्छे रहे। असल में ये 70 साल की उम्र तक भी अच्छे नहीं थे, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद इनको अल्लाह ताला ने बेनकाब किया इस दुनिया में। ये इनकी सच्चाई है। गुलाम नबी आजाद साहब की इज्जत मैं भी करता था, आप भी करते थे। बिल्कुल। और आज अगर गुलाम नबी आजाद साहब की इज्जत मैं नहीं करता हूं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ही उनसे इज्जत छीनी है। ये उस घर के नहीं हुए जिस घर में इन्होंने बचपन से लेके अभी तक अपने आप को बड़ा किया। बड़ा किया। जिस सोनिया गांधी ने उंगली पकड़कर गुलाम नबी आजाद को सियासत करना सिखाई, जिस राजीव गांधी ने इसको एक प्लेटफॉर्म दिया। टैलेंट तो मेरे पास भी है, बिल्कुल। मेरे पास भी बहुत सलाहियतें हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि बिना कोई मजबूत प्लेटफॉर्म के मुझे कितना अपने दम पर सफर करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। इस गुलाम नबी आजाद के पास अगर कोई टैलेंट था, इसको तो एक प्लेटफॉर्म मिला उस टैलेंट को निखारने का। जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से गुलाम नबी भट्ट जो है गुलाम नबी आजाद बन जाता है, और इतना बड़ा नाम, चीफ मिनिस्टर से लेके हेल्थ मिनिस्टर तक, और चीफ एडवाइजर, चीफ कैंपेनर, स्टार कैंपेनर, सब कुछ इनको मिला, हर जगह लिया गया इनको। और वही गुलाम नबी आजाद जब उस कांग्रेस के नहीं हुए, आप और मैं क्या उम्मीद रखेंगे बिल्कुल। कि आपके और मेरे खुश मतलब कुछ सही चीज सोचने वाले होंगे? इनको अपने बिजनेसेस बचाने हैं। आज मोदी जी के तलवे चाट कर ही बचा सकते हैं। उनकी गुलामी से, उनकी गुलामी में ही इनकी भलाई है। लेकिन उस भलाई में और उस गुलामी में हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता है। मैं आज भी तमाम नौजवानों को जो फॉलो करते हैं, इनको मैं कहता हूं कि नई उम्र के साथ, नई सोच के साथ नया आगाज करें। इन बुजुर्गों के पीछे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। इनकी जो उम्र उम्र के हिसाब से अगर देखें तो ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से हमेशा बेहतर होता है। एक नौजवान, मेरा जैसा नौजवान, तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में आया? शौक था, या मुझे नहीं मालूम था कि ये बहुत मुश्किल खेल बिल्कुल। होता है, इसमें दुश्मन बनते हैं। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, तो 10 दुश्मन इंसान कम कर लेता है अपने वसाइल की बुनियाद पर भी। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फकीर अगर सही में देखा जाए तो मैं हूं, क्योंकि 15,000 सैलरी से क्या मैं अपने कपड़े खरीदूं, अपना मकान बनाऊं, शादी करूं, बच्चे देखूं, क्या मतलब परिवार देखूं? कुछ नहीं होता है 15,000 में आज। या पॉलिटिक्स में इतने सारे लोगों को लास्ट चलाऊं? सवाल मेरा ये आपसे सारे स्ट्रगल जफरुल्ला साहब क्यों ये मैंने है। लिया? जी जी जी। ये सवाल आपसे ये है कि आज भी मैंने सुना कि शेख जफरुल्ला जो है पैदल चलना जो है पसंद करते हैं, उनके पास गाड़ी आज भी नहीं है। एक डीडीसी पर्सन के पास जो है, जबकि मैंने लग्जरियस गाड़ियां देखी, बहुत सारे लोगों के पास फॉर्च्यूनर देखी, मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी 20-20 30-30 लाख की। मैंने सुना आपके पास आज भी गाड़ी नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं, गाड़ी देखिए, गाड़ी आज के वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जरूरत है। और एक एक लीडर की गाड़ी जो है, ये अवाम के लिए ही बेहतर होती है। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो जो बंदा मुझे एसएसपी ऑफिस से डीसी ऑफिस बुला रहा होता है और वहां इंतजार कर रहा होता है, शायद मैं उस तक 5 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन मुझे कभी 1 घंटा भी लग जाता है। ठीक है, तो
अगर मेरे पास गाड़ी होती तो यकीनन उससे भी लोगों का भी फायदा होता और मेरा भी मतलब टाइम बच टाइम जाता। बचता, एनर्जी भी बचती, एनर्जी भी बच जाती। लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि हलाल का तो मेरे पास है नहीं, हराम का खाता नहीं हूँ। अब अगर हराम का कहीं से हराम खाते नहीं हो आप, और हलाल का कोई पूरा हो और नहीं सोर्स रहा है। उतना नहीं है। 15,000 मैं उम्मीद लगा रहा था कि सरकार हमें 30-40 हजार सैलरी दे, लेकिन सरकार ने 30-40 हजार सैलरी नहीं दी, 15,000। अब उस 15,000 में मैं इस रूम का किराया भी देता हूँ, खाना भी खाता हूँ, कपड़े भी खरीदता हूँ, किराया भी देता हूँ, कागजात भी चलाता हूँ। ये सारी चीजें इसी में चली जाती है, कोई सेविंग भी नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं है कि फिर जब जाहिर सी बात है, हराम की गाड़ी से बेहतर है हलाल का पैदल चलना। तो मैं इसीलिए पैदल चलना फिर कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को एक अच्छा ईमानदार ऑप्शन दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी झांसे में लाकर मैं किसी जगह किसी लालच में आकर कोई गलत कदम उठाऊं, जिससे लोगों को जो मेरे साथ उम्मीद है, जो मेरे साथ उम्मीद वाबस्ता है, वो बिल्कुल। टूट जाए। क्योंकि लोगों के साथ हमेशा सबने धोखे किए हैं। और मैं कहता हूं कि इसीलिए लोग भी कहते हैं सियासत से भी कदम उनका दिल उठ चुका है और यकीन भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें ये चैलेंजेस जो है बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और तभी जाकर हम लोगों के बीच में जाकर एटलीस्ट, मतलब अगर मुझे 5 साल के बाद लोग कहेंगे ना कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये मुझे कबूल है, लेकिन ये ना कहें कि आपने यहाँ पर चोरी की, वहां पर चोरी की, ये यकीनन मेरे लिए शिकस्त होगी। कोई काम नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई काम नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई रूठ कर चला जाता है, छोड़ कर चला जाता है, मुझे वो कबूल है। लेकिन कोई ये कहकर रूठ ना जाए और चला ना जाए मेरे से कि आपने बेईमानी की है कहीं पर। तो अल्लाह का फजल है कि मैंने अपने आप को अभी तक 3 साल में बचा कर रखा, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मेरी पूरी मुकम्मल तौर पर कोशिश यही रहेगी, और मैं चाहूंगा कि अगर मैं ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत को आगे नहीं ले पाऊं, मैं सियासत छोड़ दूं, लेकिन बेईमानी की बुनियाद पर मैं कोई भी बिल्डिंग खड़ा नहीं करना जब चाहता तक हूं। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हुआ, आपका टाइम बहुत ज्यादा मैंने लिया। क्या शेख जफरुल्लाह आने वाले टाइम में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे, क्या किसी बड़ी पार्टी का दामन थामेंगे, या फिर से आजाद उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे? ये लास्ट सवाल मेरा था आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी पार्टीज जो है, बड़ी पार्टीज तो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है। अगर बड़ी पार्टीज को देखकर पार्टीज ज्वाइन करनी चाहे तो फिर तो बीजेपी है। पार्टीज बड़ी की बात नहीं है, मैं खुद क्या करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और लोग क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हमने आइडियोलॉजी भी देखनी है, और आइडियोलॉजी अगर आपकी मंदिर और मस्जिद वाली है तो आप काम नहीं बिल्कुल। करेंगे। आपने फिर वही फसादात करने हैं, 5 साल फिर एमपी बनना है, एमएलए बनना है, फिर फसाद करना है, फिर एमपी बनना है, एमएलए बनना है, फिर बिल्कुल। फसाद करना है। मंदिर और मस्जिद वाले आइडियोलॉजी के साथ मैं नहीं हूँ। मैं एज अ मुस्लिम कहता हूँ कि जब मुझे मस्जिद बनवानी हो, चंदा जमा करके मैं मस्जिद बनवा लूं। शेख जफर का भी जिस हिसाब से इसकी औकात होगी चंदा देगा, और उससे चाहे एक ईंट आए मस्जिद की, एक दरवाजा आ जाए, एक खिड़की आ जाए, वो मेरे लिए मतलब ईमानदारी के तौर पर वो मस्जिद जो खड़ी होगी, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल। लेकिन जब आप सियासत में आते हैं, यहाँ पर आपको जमहूरियत में रहकर आपको सड़क की बात करनी है, बिजली की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है। इंसाफ आप हिंदू के साथ भी करेंगे और मुसलमान के साथ भी। एमएलए बनने के बाद अगर आपने किसी गैर मुसलमान का हक छीना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आपने किसी गैर मुसलमान का हक छीना तो कयामत के दिन मैं उसकी तरफ आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, और मैं अल्लाह ताला के सामने कहूंगा कि मेरे रब, इसने मेरे बंदे, इसने इसने एक गैर मुसलमान का हक जी। छीना है। तो हमने इंसाफ करना है। तो अगर सही मुसलमान बनकर अगर हम सही एमएलए बनेंगे ना, तो हम मुसलमान एमएलए होकर सही मतलब सियासत करके एक हिंदू के साथ भी इंसाफ करेंगे, मुसलमान के साथ भी इंसाफ का तकाजा होना चाहिए। किसी भी जमात के साथ जब भी जाना होगा, एक तो आइडियोलॉजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि मेरे लिए पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, और तीसरा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन बिल्कुल। हमारा कौन है, और सबसे
बड़े दुश्मन को हम कैसे हरा सकते हैं, उसके लिए कौन सा स्टेप अप्रोप्रिएट होगा, और उस दुश्मन के मद्दे मुकाबल सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है कौन खड़ा है। तो ये सारी चीजें इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमने देखनी है। हम ही जम्मू कश्मीर के हैं, हमारे ऊपर 5 अगस्त को डाका डाला गया है, हम लोगों ने ही सोचना भी है। एनसीपी से भी खताएं हुई हैं, कांग्रेस से भी, पीडीपी से भी, सबसे गुनाह हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने जो हमारे साथ किया ये शायद ही कोई कर कर सकता था। 370 छीना, नौकरियां छीनी, बेरोजगारी के अड्डे खड़े किए हमसे। कभी मतलब ये कहा जाता है कि फलस्तीन जिंदाबाद तक मत कहो, हमें कहा जाता है ऊपरली नमाज मत पढ़ो, हमें कहा आज तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, शर्मनाक बयान, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, न कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रधानमंत्री है। उनको 20 साल पुरानी बात मनमोहन सिंह जी की याद आई। मनमोहन सिंह साहब माइनॉरिटीज की बात करे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मुसलमानों को टारगेट किए उसकी बुनियाद पर, मंगलसूत्र की बात करने लगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले की बात करने लगे, कानून इन्होंने लाया, और गुलाम नबी आजाद भी उसमें एक बड़ा मुजरिम है, जिसमें हम दो हमारे दो का नारा, उस आइडिया में गुलाम नबी आजाद भी शरीक था। आज उसको कहते हैं ना यहाँ पर, वो कहता है खुद को कि मैं नबी का गुलाम हूँ, वो मोदी का गुलाम हो सकता है, नबी के गुलाम तो उस तरह के नहीं होते। नबी के गुलामों की कुछ खासियतें होती है जो उनमें एक भी नहीं नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने ओवरऑल सिचुएशन जम्मू कश्मीर की देखनी है और वाइज डिसीजंस लेने होंगे, तब जाकर हम जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इन जालिमों से। तो लेट अस सी क्या होता है, बट इतना जरूर है कि एक नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लोग हमेशा से मैंने सुना, लोगों से सुना मैंने कि यार ये लीडर अनपढ़ होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। लोग हमेशा कहते हैं यार ये जो लीडर होते हैं ना ये बेईमान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई साबित नहीं कर सकता 1 रुपए की भी कहीं चोरी। लोग कहते हैं कि यार ये लीडर जो है ना इसको बोलना ही नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं माइक पर बैठता हूँ, बोलता हूँ, तो माइक भी सोचती होगी कि कौन बंदा ये बोल रहा है, ठीक है, उसकी तारें जो है ना वो भी हिलते हिलते बोल रही होंगी कि ये कौन है जो हमें इतनी ताकत के साथ ललकार रहा है। ये सारी और हिम्मत अगर देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस बीजेपी के दौर में बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता, आजाद जैसे और सरूड़ी जैसे, और सारे बिक कर और झुक गए और डर गए और सलाम किए मोदी के सामने। मैंने इस दौर में भी मोदी के खिलाफ भी बोला, बीजेपी के खिलाफ भी बोला, शर्मा के खिलाफ भी बोला, सबके खिलाफ बोला, एलजी के खिलाफ भी बोला। तो निडर होना भी लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो निडरता भी पेश की लोगों के सामने। अब ये जब ये सारी चीजें हैं मेरे पास और काम करने की इच्छा भी है, जुनून भी है, और कहते हैं कि ये लीडर जो है यार बुढ़े हो गए, नहीं छोड़ते कुर्सी को, तो मैं नौजवान भी हूँ, और कहते हैं कि ये बाप दादाओं को आगे चलाते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है। अब ये जब सारी चीजें मेरे में हैं तो मैं क्यों ना इलेक्शन लड़ूं। अगर लोगों की ये मुसीबतें हैं और लोग कहते हैं लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो बाकी तो सारे उनके सामने वही हैं जिनके सियासी बैकग्राउंड हैं, जो चोर हैं, जो बोल नहीं पाते असेंबलीज में, जो अनपढ़ हैं, जो सियासत में आकर सिर्फ अपना बिजनेस देखें और बेईमान भी हैं। तो जब वो वही लोग कहते हैं तो मैं ऑप्शन बनूंगा उनके सामने, देखता हूं कि वो सच्चे दिल से ये सारी बातें करते हैं या झूठ। मैं तो यकीनी तौर पर एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूं और एक नया ऑप्शन देने की कोशिश करूंगा लोगों के सामने। यूथ से मुझे वाबस्ता उम्मीद है कि नौजवान जो है 18,000 से 19,000 तक, जो 62,000 में से 19,000 नौजवानों का वोट है, मुझे उस यूथ से उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे और वो भरपूर तरीके से अपना 10 रुपया खर्च करके अपने जेब से निकाल कर कोई कोई अपनी बाइक लेकर आएगा, कोई अपनी गाड़ी लेकर आएगा, कोई पैदल चलकर मेरे पास आएगा, मुझे मेरे साथ चलेगा, कोई भूखा भी वक्ती तौर पर रहेगा, बिरयानी नहीं खाएगा क्योंकि मेरे पास है नहीं खिलाने के लिए। तो लीडर अगर बनाना है आपने तो फिर आपने बनाना है। अगर आप बोलते हो लीडर बिरयानी खाकर पैसे उनसे लेकर, वो लीडर बनाना नहीं हुआ, वो लीडर अपने ऊपर मसलत होता है। तो लीडर बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो यकीनन मैं एक ऑप्शन हूं इस वक्त इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेट अस सी, बट ये कंफर्म है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आज की जो डिबेट थी इलेक्शन को लेकर थी और भी बहुत सारे सवालों को लेकर थी। हमने रिसेंटली एक दौरा जो है मड़वा वर्डवन दक्षिण का किया था, जो कि जफर साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमने बहुत कुछ वहां पर देखा। बहुत ज्यादा खूबसूरत एरिया है, वहां के लोग जो है मेहमान नवाज हैं, और उनके साथ साथ जो है उनके साथ अनजस्टिस किया गया, उन लोगों को जो है अभी भी डार्कनेस में रखा गया। वो तमाम सवालात जो है जफर साहब के साथ हुए। आज के दौर में भी जो अंगूर होते हैं वो 300 रुपए किलो वहां पर मिलते हैं, टमाटर लगभग 120 रुपए किलो मिलते हैं। और एक युवा ने, एक जवान ने कोशिश की उन लोगों की जो आवाज है वो बाहर निकालने की, कहीं आगे पहुंचाने की। तो हमें जरूर जो है जफर साहब का साथ देना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में जो भी जफर साहब के कुछ जो मैसेजेस होंगे वो सरकार तक पहुंचाने की, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो हम इस्तेमाल करेंगे, जो जफर साहब के पास पावर है वो ये इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल उम्मीद और तवक्का यही रखेंगे कि आज की जो डिस्कशन है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और साथ में फॉलो भी कीजिए। जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप हमें फिर से टाइम अपना कीमती देंगे और लोगों के साथ शुक्रिया। बातचीत। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।